प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके इस चैनल में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम लोग आज जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है विद्युत जनित्र। तो मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देना चाहता हूं कि अभी तक मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। ये विद्युत जनित्र और जो विद्युत मोटर, ये दोनों की दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने चैनल पे विद्युत मोटर का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पेपर में आपके बन सकता है। और निश्चित इन दोनों में से एक सवाल आ जाता है पेपर में, या तो विद्युत मोटर आ जाता है या तो विद्युत जनित्र आ जाता है। और ये ज़्यादा नंबर के आते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि 4 या 5 नंबर में आते हैं। तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ दम नहीं है, अब कठिन नहीं है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कठिन नहीं है। तो विद्युत मोटर मैं समझा चुका हूँ, और आज की इस क्लास में हम लोगों को बच्चों समझना है विद्युत जनित्र के बारे में। ठीक है, विद्युत जनित्र के बारे में। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं विद्युत जनित्र के बारे में कि विद्युत जनित्र क्या होता है। तो विद्युत जनित्र शुरू करने से पहले बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले को घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, विद्युत जनित्र हम लोगों को पढ़ना है। तो विद्युत जनित्र जो है वो अपने नाम से ही अपनी परिभाषा बता रहा है कि विद्युत जनित्र क्या होता है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा है कि विद्युत का मतलब क्या होता है। विद्युत का मतलब होता है बिजली। तो विद्युत का मतलब हो जाएगा बिजली, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और जनित्र का मतलब होता है बच्चों जन्म देने वाला। ठीक है, जन्म देने वाली अथवा वाला। तो मैं यहाँ पर वाली लिख देता हूँ, है ना। जन्म देने वाली यानी बिजली को जन्म देने वाली जो मशीन होती है, उसी के बच्चों हम विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो अब बिजली को जन्म कौन देता है। आपने अपने घरों में जनरेटर तो देखा होगा, आपके घर में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जनरेटर आपने देखा होगा। उस जनरेटर की कुंडली को यांत्रिक रूप से घुमाया जाता है बच्चों। यांत्रिक रूप से घुमाने का मतलब ये होता है कि उस जनरेटर की कुंडली को एक मशीन के द्वारा जो डीजल से चलती है उसके द्वारा घुमाते हैं। और उसके द्वारा घुमाने से जनित्र क्या करता है, विद्युत धारा अर्थात बिजली को बाहर की तरफ निकालने लगता है, अर्थात बिजली को जन्म देने लगता है। तो जो जनरेटर है बच्चों, वो एक प्रकार का विद्युत जनित्र ही है। और जनरेटर का मतलब उत्पन्न करने वाला होता है, वो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि विद्युत जनित्र क्या होता है। अब आइए समझते हैं कि विद्युत जनित्र जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो विद्युत जनित्र जो होता है बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसी वाला विद्युत जनित्र और एक होता है डीसी वाला। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसी वाला विद्युत जनित्र और एक होता है डीसी वाला विद्युत जनित्र। अब एसी वाला जो विद्युत जनित्र होता है बच्चों, ये क्या करता है, एसी करंट निकालता है। और इसी को हम हिंदी में अर्थात विज्ञान की भाषा में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। कौन सी धारा बोलेंगे बताइए, प्रत्यावर्ती धारा। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यही समझाया कि जो एसी जनित्र होता है अर्थात जो अल्टरनेट करंट वाला जनरेटर होता है, वो एसी करंट को निकालता है और एसी करंट को विज्ञान की भाषा में प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। जबकि जो डीसी जनित्र होता है बच्चों, ये डायरेक्ट करंट निकालता है और इसको विज्ञान की भाषा में हम दिष्ट धारा बोलते हैं। कौन सी धारा बोलेंगे बताइए, दिष्ट धारा बोलेंगे। अर्थात इससे आपने क्या सीखा, इससे ये जरूर सीखा आपने कि जो जनित्र होता है वो 2 प्रकार का है, एक एसी जनित्र है और एक डीसी जनित्र है। एसी जनित्र को हम अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेट करंट बोलते हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और डीसी जनित्र को अर्थात डीसी जनरेटर को हम डायरेक्ट करंट वाला जनरेटर बोलते हैं, अर्थात दिष्ट धारा वाला जनरेटर बोलते हैं। और उससे जो धारा निकलता है वो डीसी करंट निकलता है, उसी को हम दिष्ट धारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। तो इस चीज़ को और समझ लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, एसी जनित्र में और डीसी जनित्र में। अब डिफरेंस जो होता है वो मैं आपको लाइन से बताते चला जाता हूँ, समझिएगा। जो एसी धारा होता है इसका क्षय नहीं होता है, ठीक है, इसका क्षय नहीं होता है। लेकिन जो डीसी धारा होती है बच्चों, इसका क्षय हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, आपने ये तो देखा होगा ना कि अगर कोई बल्ब यहाँ पर जल रहा है, तो मान लेते हैं कि बल्ब बहुत ही तेज़ जल रहा है, लेकिन उसको यहाँ से भी मान लीजिए
1 किलोमीटर दूर लेकर के जाना हो, वायर के माध्यम से वहाँ जलाना हो, तो वहाँ पर बल्ब धुंधला जलता है, डिम जलता है। अब धुंधला जलने का और डिम जलने का मतलब ये है कि यहाँ से तो धारा दी जा रही है वायर के माध्यम से, तार के माध्यम से उस 1 किलोमीटर दूर बल्ब को, तो वो धारा बीच में क्षय हो जा रही है, उस धारा का मान घट जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से बल्ब क्या हो जा रहा है बताइए, डिम जल रहा है। तो हमने देखा कि जो क्षय होता है वो डीसी करंट का होता है, दिष्ट धारा का होता है, एसी धारा का कभी भी क्षय नहीं होता है। आपने ये तो ज़रूर देखा होगा ना कि जो आपके घरों में एसी लाइट आता है, ठीक है, बिजली आता है, तो वो कैसे आता है, वो किसी जगह बिजली बनती है, डैम पर बनाते हैं या किसी पहाड़ों पर बिजली बनती है, ठीक है, विभिन्न माध्यमों से, और बिजली बन करके क्या होता है आपके पावर हाउस तक आती है, और पावर हाउस से वो बिजली आपके घर तक आती है। तो पावर हाउस से जितना बिजली भेजा जाता है, जितने हर्ट्ज का, उतनी हर्ट्ज का बिजली सीधे आपके घर पर चली आती है, उसका रास्ते में कोई क्षय नहीं होता है। तो मैंने वही चीज़ समझाया है बच्चों कि जो एसी धारा होती है उसका क्षय नहीं होता है, जबकि दिष्ट धारा का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, यानी दिष्ट धारा का मान कम हो जाता है अगर इसको वायर से कहीं दूर भेजा जाए तो ये एक अंतर हो गया। ऐसे ही कुछ और अंतर होते हैं, आइए उस अंतर को अब देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है। तो चलिए मैं ऐसे नीचे ही लिख देता हूँ कि और क्या अंतर होता है। देखिए, अब एक अंतर और होता है बच्चों, क्या होता है, दूसरा अंतर ये है कि हम एसी धारा को संचित नहीं कर सकते हैं, संचित नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी धारा को बच्चों हम संचित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए, संचित कर सकते हैं। यानी संचित करने का मतलब होता है सेव करना, सुरक्षित करना। आपने बैटरी देखा होगा, बैटरी को एक बार चार्ज कर दिया जाता है, चार्ज करके फिर बाद में बैटरी से ऊर्जा ली जाती है, बैटरी से काम की जाती है, तो उस बैटरी के अंदर डीसी धारा होती है, ठीक है, दिष्ट धारा होती है, डीसी करंट होता है, उस करंट को हम सुरक्षित कर देते हैं, संचित कर देते हैं। तो डीसी धारा जो होती है ना, उसको हम संचित कर सकते हैं, जबकि एसी धारा को हम संचित नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप सोचें कि एसी धारा को हम किसी जगह पर इकट्ठा कर दें किसी चीज़ में और फिर से क्या करें, एसी करंट निकाल लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब ये है कि एसी धारा को हम संचित नहीं कर सकते हैं, अर्थात एसी करंट को हम संचित नहीं कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी करंट अर्थात दिष्ट धारा को हम संचित कर सकते हैं। तो बच्चों ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, तीसरा अंतर क्या है, जो एसी धारा होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल, ठीक है, अंतराल, समान समय अंतराल में क्या करती है, अपनी दिशा को बदलती रहती है। दिशा को क्या करती है बताइए, दिशा को बदलती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है, दिशा को बदलती रहती है समान समय अंतराल में। जबकि जो डीसी धारा होती है बच्चों, ये दिशा को कभी भी बदलती नहीं है, ये एक दिशा में ही प्रवाहित होती है, एक दिशीय होती है, ठीक है, एक दिशा में ही प्रवाहित होती है। अब देखिए, दिशा बदलने से क्या होता है और दिशा नहीं बदलने से क्या होता है, मैं वो भी चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये दिशा को बदलती रहती है, मतलब ये धारा कभी इधर जाती है तो कभी इधर आती है, फिर कभी इधर जाती है तो कभी इधर आती है। लेकिन जो डीसी धारा होती है बच्चों, वो एक ही दिशा में जाएगी, या तो वो इधर ही जाएगी या तो वो इधर ही आएगी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये डीसी धारा है, जबकि ये क्या है बताइए, ये एसी धारा है। तो एसी धारा में और डीसी धारा में बच्चों ये अंतर होता है। अब कुछ चीज़ों में और अंतर होता है इनमें, वो भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, अब और अंतर क्या होता है, आपको याद रखना है कि हम लोगों के घरों में जो धारा प्राप्त होती है, ठीक है, हम लोगों के घरों में जो धारा प्राप्त होती है, ठीक है, वो धारा होती है एसी, ठीक है, आपके घर में जो बिजली आता है वो एसी धारा होती है। और एसी धारा को ही मैंने क्या कहा था बताइए, प्रत्यावर्ती धारा कहा था। तो हम लोगों के घरों में प्रत्यावर्ती धारा आती है, और वो आती है बच्चों 50 हर्ट्ज की। कितने हर्ट्ज की बताइए, 50 हर्ट्ज की, अर्थात इंडिया में 50 हर्ट्ज की एसी धारा आती है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज का मतलब ये है बच्चों कि ये 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा को बदलती है। कुछ ऐसे देखिए, एक ही सेकंड के अंदर ये एक बार ऊपर चली जाएगी इस तरीके से, तो एक बार इस तरीके से नीचे चली जाएगी। तो ये अपनी दिशा क्या कर रही है, बदल रही है। ये कहलाएगा कि ये पॉजिटिव इसकी गति है, ठीक है, दिशा है, और ये नेगेटिव दिशा है। मतलब एक तरह से पॉजिटिव दिशा में जाती है, फिर निगेटिव दिशा में जाती है। यानी 1 सेकंड में ऐसा 50 बार ऊपर चली जाती है और 50 बार नीचे चली जाती है। यानी कुल मिला करके 1 सेकंड में 100 बार अपनी दिशा को क्या करती है, बदल देती है। ठीक है, कौन, एसी धारा की बात कर रहे हैं। जबकि बच्चों जो डीसी धारा होती है ना, वो डीसी धारा क्या करती है, एक ही दिशा में चलती रहती है। वो ऐसे ही चलती रहेगी, इस तरीके से चलती रहेगी, कभी भी अपनी दिशा को नहीं बदलेगी। ठीक है, लेकिन ये देखिए दिशा को बदल रही थी। तो ये भी एक अंतर है। तो मैंने आपको कितने अंतर बताया, चलिए ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया 4 अंतर, ठीक है, कि एसी धारा में और डीसी धारा में क्या अंतर है। तो ये आप अंतर को याद रखेंगे।
अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और विद्युत जनित्र के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि विद्युत जनित्र किस तरीके से काम करता है। तो विद्युत जनित्र को जानने के लिए बच्चे चलिए समझ लेते हैं कि विद्युत जनित्र में कुछ मुख्य आवश्यक चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है, जो हर हाल में होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले तो आवश्यक चीज़ ये होना चाहिए कि चुंबक होने चाहिए। क्या होने चाहिए बताइए? चुंबक, ठीक है, चुंबक होना चाहिए। और ये चुंबक होना चाहिए कितनी? 2 ठो होना चाहिए, ठीक है, 2 चुंबक होने चाहिए। अब जनित्र में क्या है कि 2 तरह के चुंबक यूज हो सकते हैं, या तो विद्युत चुंबक हम यूज कर सकते हैं या अस्थायी चुंबक यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जनित्र में देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो है विद्युत चुंबक नहीं बल्कि अस्थायी चुंबक का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए तो कुछ चीज़ों को और बता देते हैं। यहाँ पर जो 2 चुंबक होते हैं वो दोनों विपरीत ध्रुव वाले होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? दोनों के दोनों विपरीत ध्रुव वाले चुंबक होते हैं। दोनों के दोनों जो है वो विपरीत ध्रुव वाले चुंबक होते हैं। मतलब अगर एक चुंबक उत्तरी ध्रुव को दिखाएगा तो एक चुंबक दक्षिणी ध्रुव को दिखाएगा। मतलब अगर पहला चुंबक उत्तरी ध्रुव को दिखा रहा है तो दूसरा चुंबक जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव को दिखाएगा। तो इन दोनों के ध्रुव क्या हो गए? विपरीत हो गए। तो पहले तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि चुंबक चाहिए। अब चुंबक के बीच में ही बच्चों हमको क्या करना होता है? चुंबक के बीच में ही कुंडली रखी होती है, ठीक है, चुंबक के बीच में ही कुंडली रखी होती है। ऐसे कुछ कुंडली इस तरीके से इसके बीच में ऐसे रखी होगी। एक आयताकार कुंडली होती है इस तरीके से, वो कुंडली रखी होगी। अब आयताकार कुंडली इस तरीके से रखी होती है, ठीक है, ये आयताकार कुंडली है। इसके नाम दिए होते हैं, जैसे इसके आयताकार है तो नाम दे दिया गया ए बी, यहाँ पर इस तरीके से सी, और फिर इस तरीके से यहाँ पर डी। तो ये आयताकार कुंडली लगी होती है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि 2 चुंबक का होना जरूरी है और दोनों के ध्रुव विपरीत होने चाहिए। और फिर एक क्या होना चाहिए बताइए? आयताकार कुंडली। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक तो अपने पास होना चाहिए आयताकार कुंडली। तो ये हो गया आयताकार कुंडली। तो ये आयताकार कुंडली होना चाहिए। अब इसके साथ साथ और क्या चीज़ें होना चाहिए? तो और आप देखेंगे तो और होना चाहिए विभक्त वलय। क्या होना चाहिए बताइए? विभक्त, ठीक है, विभक्त वलय। तो विभक्त वलय भी होना चाहिए और इसी को दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। इसके साथ कुछ चीज़ें और होना चाहिए, जैसे ब्रूस होना चाहिए, ठीक है, ब्रूस होना चाहिए। और ब्रूस कितने होने चाहिए? 2 ब्रूस होने चाहिए। विभक्त वलय कितने होने चाहिए? 2 विभक्त वलय होने चाहिए। तो इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतना चीज़ आवश्यक है, तभी जाकर के हम विद्युत जनित्र को कंप्लीट तरीके से पढ़ पाएंगे। अब इसके महत्वपूर्ण आवश्यक अंग कौन कौन से हैं समझिएगा। इसके महत्वपूर्ण आवश्यक अंग हैं, मतलब जिन जिन चीज़ों से मिलकर के बना है जो वास्तव में काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो एक तो है आपका चुंबक, और चुंबक की संख्या 2 है। और 2 में कौन कौन से है? उत्तरी ध्रुव वाला और दक्षिणी ध्रुव वाला। और एक आयताकार कुंडली है ABCD करके, तो मैंने आयताकार कुंडली दिखा दिया आपको। फिर विभक्त वलय होंगे, इसी को दिक् परिवर्तक कहा जाता है। और 2 विभक्त वलय होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और 2 कार्बन ब्रूस होते हैं। तो ये चीज़ है। अब आइए इस चीज़ को हम लोग इस सिद्धांत में समझ लेते हैं। फिर आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ और। अब आप चाहे तो एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि इसी में एक चीज़ और होता है बच्चों, वो 5वें नंबर पर होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है बताइए? गैल्वेनोमीटर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा भी होगा कहीं पर। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए कर्सर को देखिए, ठीक है। ये कर्सर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इसी में होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसी के अंदर जो है गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है। अब गैल्वेनोमीटर क्यों लगा होता है? गैल्वेनोमीटर जो होता है बच्चों, वो धारा के प्रवाह को बताने के लिए लगा होता है, ठीक है, कि जो धारा है उसके प्रवाह की दिशा किधर है, ठीक है। तो धारा के प्रवाह की दिशा को बताने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो ये 5 आवश्यक अंग हैं, ये 5 जिनसे मिलकर के क्या होता है? जनित्र काम करता है, जिनसे मिलकर के जनित्र चलता है, वो आपके माइंड में याद रखना है। और इन्हीं पाँचों के बारे में कॉपी में लिख के आना है, अगर पेपर में पूछ लेता है तो। क्या क्या 5 चीज़ें हैं? 2 चुंबक है स्थायी, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, आयताकार कुंडली है, विभक्त वलय 2 है, 2 ब्रूस है, गैल्वेनोमीटर है, वो क्या बताएगी? धारा के प्रवाह की दिशा को बताएगी। तो इतना चीज़ याद रखना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ों को और बता देता हूँ। कोई अगर आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ जो विद्युत जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप क्या बताएंगे बताइए? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आप कहेंगे कि जो विद्युत जनित्र होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके बताइए? विद्युत चुम्बकीय, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। कौन काम करता है? जो विद्युत जनित्र होता है वो काम करता है। अब आइए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में आ जाते हैं, चलिए। तो ये रहा हम लोगों के पास डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या देखा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखा सकूँ।
ये लीजिए बड़ा हो गया। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम में मैं आपको समझा ही रहा था। चलिए मैं वो स्लाइड आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको क्या समझा रहा था। मैं आपको समझा रहा था कि हमें किन किन आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो मैंने आपको समझाया था कि 2 अस्थायी चुंबक की ज़रूरत होती है। इस तरफ देखिएगा, तो 2 अस्थायी चुंबक की अगर ज़रूरत है तो यहाँ पर देखिए 2 चुंबक लगे हुए हैं। एक तो ये उत्तरी ध्रुव वाला चुंबक है और एक ये दक्षिणी ध्रुव वाला चुंबक है, और दोनों के ध्रुव क्या है बताइए, विपरीत हैं दूसरे के। अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो ये कौन सा ध्रुव है बताइए, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, इसके बीच में हम एक ABCD आयताकार कुंडली रख देते हैं। अब ये आयताकार कुंडली बनती कैसे है, इस आयताकार कुंडली के ऊपर बच्चों विद्युत रोधी तार को लपेट दिया जाता है। जैसे आपको समझाता हूँ, मेरे पास कुछ है तो नहीं लेकिन आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल ले लेते हैं। ठीक है, ये मोबाइल जो है मान लेते हैं कि इस तरीके से कुंडली है ऐसे। अब क्या करेंगे, तार को इसके ऊपर लपेट देंगे, खूब ऐसे ऐसे तार को लपेट देंगे चारों तरफ से इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगी, कुंडली। और तार जो होगा वो विद्युत रोधी होगा, मतलब इसके ऊपर कुछ ऐसा पदार्थ लगा होगा जो क्या करेगा, इसको विद्युत रोधी बनाएगा तार को। ठीक है, तो ये तार विद्युत रोधी होगा और ये आयताकार कुंडली है, इसके ऊपर हम इस तरीके से लपेट देंगे। ठीक है, तो आयताकार कुंडली होने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो है आयताकार आप जो देख रहे हैं ये क्या है, नरम लोहे की क्रोड है। ठीक है, इसी के ऊपर लपेट करके विद्युत रोधी तार को कुंडली बना ली गई है। अब होगा क्या कि तार के 2 छोर होंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि ऐसे अगर होगा तो एक तार को हम ऐसे यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे और लपेटना शुरू करेंगे दूसरे छोर को पकड़ के, तो एक छोर और निकलेगा, तो तार के 2 छोर हो जाएंगे ना, एक ये इधर वाला। ठीक है, 2 छोर हो जाएंगे। उन तार के दोनों छोरों को बच्चों हम क्या करते हैं, ला करके विभक्त वलय से जोड़ देते हैं। और विभक्त वलय के किस भाग से जोड़ते हैं, ब्रूस से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विभक्त वलय के 2 ब्रूस हैं। कौन कौन से ब्रूस हैं, एक तो ब्रूस आप देखेंगे कौन है, एक ब्रूस है B1 और एक है B2। देख लेते हैं ब्रूस किसको बोला गया है, तो B1 और B2 को ही ब्रूस बोला गया है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर ब्रूस है बच्चों, एक B1 है और एक B2 है। तो वो 2 तार के जो छोर हैं उन दोनों तार के छोरों को बारी बारी से, एक को B1 के पास और एक को B2 के पास जोड़ देंगे। तो एक B1 के पास जुड़ जाएगा तार और एक B2 के पास जुड़ जाएगा तार। ठीक है, मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया कि ये इस तरीके से कुंडली होगी। एक तार के छोर को यहाँ पर रख करके दूसरे छोर को पकड़ के हम इसको खूब ऐसे ऐसे घुमाएंगे, फेरे लगाएंगे, और कुछ तार बचेगा तो उसको भी इस तरीके से आगे की तरफ निकाल देंगे। तार के देखिए 2 छोर हो गए, है ना, इस तरीके से 2 छोर हैं। तो एक छोर को, इस वाले छोर को हम ब्रश B1 से जोड़ेंगे और इस छोर को B2 से जोड़ देंगे। तो हम इस तरीके से तार के दोनों छोरों को जोड़ देते हैं, और इस तरीके से जोड़ करके बच्चे क्या किया जाता है, आयताकार कुंडली को तैयार कर लिया जाता है। किसको तैयार करेंगे बताइए, आयताकार कुंडली को तैयार कर लिया जाता है। अब होता क्या है, देखिए होता ये है कि आपने देखा होगा ना कि अगर आपके घर पे जनरेटर है तो उसमें देखिए इस तरीके से चुंबक भी लगे होते हैं, उसके अंदर कुंडली भी होती है। ठीक है, तो क्या वो अपने आप घूमने लगती है कुंडली? नहीं, हमको क्या करना पड़ता है, उस कुंडली को यांत्रिक रूप से घुमाना पड़ता है। यांत्रिक रूप से घुमाने का मतलब ये है कि जो मशीन घुमाने वाली होती है ना, उसमें डीजल डाल के उसको चलाना पड़ता है, तब वो क्या करती है, उस कुंडली को घुमाती है, तब मुझे विद्युत धारा प्रवाहित होती है बाहर की तरफ, मतलब मुझे विद्युत धारा बाहर की तरफ मिलती है। तो ऐसे ही यांत्रिक रूप से इसको घुमाना पड़ेगा। तो यांत्रिक रूप से जब हम घुमाएंगे तो भैया कैसे घुमाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये घूमेगा भी तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और घूम रहा है तो जो गति कर रहा है उसकी दिशा क्या होगी। तो इसका पता लगाएंगे हम लोग बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किस नियम से बताइए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। मैं ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम अलग से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझा देता हूँ। हम लोग पता लगाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बच्चों ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी दाहिने हाथ की उंगली है और तीनों उंगलियों को हम इस तरीके से लंबवत एक दूसरे के फैलाएं। देखिए मैंने फैलाया है। फ्लेमिंग भी यही बोलता है कि अपने दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों को, किसको, एक अंगूठा को, एक तर्जनी को और एक मध्यमा को, तीनों को एक तीसरे के लंबवत फैलाएं। तो तीनों को एक तीसरे के लंबवत फैलाएं। तो फ्लेमिंग ने ये बताया कि जो अंगूठा है बच्चों, ये गति की दिशा को दिखाएगा कि मतलब जो चालक है, जो कुंडली है, वो किधर गति कर रहा है। जबकि ये तर्जनी दिखाएगी किसको, ये तर्जनी दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये दिखाएगा विद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, तो अब फ्लेमिंग का नियम अगर यहाँ पर लगाएं तो देखिए मैं ऐसा लगा रहा हूँ, इसको देखिएगा और वो कुंडली देखिएगा। ये लाइन क्या, ये उंगली क्या बताएगा, ये उंगली बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, जबकि ये क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा को, और ये क्या बताएगा बताइए, बल को बताएगा ना,
बल को नहीं बल्कि गति को बताएगा, ये गति को बताएगा। तो अब ऐसे देखिएगा ध्यान से, इससे क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि गति कहाँ लग रही है बताइए, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लग रही है ना, ऊपर की तरफ। तो हमने ये देखा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है कि ये जो हमारे पास कुंडली है, इस कुंडली में गति ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ गति हो रही है। मतलब ये AB वाला जो भुजा है इस आयताकार कुंडली का, ये ऊपर जाएगा। तो अब CD वाली जो भुजा है वो कहाँ आएगी बताइए, नीचे आएगी, आएगी ना। तो इस तरीके से यांत्रिक रूप से क्या होगा, ये कुंडली घूमने लगेगी। और आपको पता है कि जैसे ही हम यांत्रिक रूप से कुंडली को घुमाने लगते हैं तो विद्युत धारा बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो अब विद्युत धारा बाहर की तरफ निकलने लगेगी। तो विद्युत धारा जब बाहर की तरफ निकलने लगेगी या विद्युत धारा जब इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी तो विद्युत धारा की दिशा किधर है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का रूल क्या कहता है, दाएं हाथ का नियम कहता है कि इधर तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और ये विद्युत धारा की दिशा होगी। मतलब धारा ऐसे आगे की तरफ जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो ठीक ऐसे ही दिखाया गया है। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जबकि धारा की दिशा कहाँ है, ये आगे की तरफ है। तो ये धारा कहाँ जा रही है बताइए, आगे की तरफ जा रही है। चलिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ इस चीज़ को। देखिए ये धारा की दिशा कहाँ है, आगे की तरफ है इधर से, और ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताइए, दिशा है। और गति की दिशा कहाँ है बताइए, ऊपर की तरफ। मतलब ये AB जो है यहाँ से घूम करके उस तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ गति की दिशा है। मतलब ये ऊपर उठेगा तो ये इधर चला जाएगा और ये नीचे से इधर चला आएगा, ठीक है। तो ये कुंडली इस तरीके से घूमने लगती है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये दिशा क्या है बताइए, धारा की दिशा है। और जैसे ही कुंडली घूमने लगती है बच्चों, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अब विद्युत धारा कैसे बहती है, ऐसे आगे की तरफ जाएगी। देखिए आगे की तरफ जाती है, इधर से ऐसे आगे की तरफ जाएगी, फिर इसमें आगे की तरफ जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ठीक है। तो दरअसल ये है क्या, AC जनरेटर है ना, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ठीक है, AC जनित रहे, ठीक है, या ये विद्युत जनित रहे। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि समान समय अंतराल में धारा की दिशा बदल जाती है। अब धारा देखिए ऐसे आ रही नीचे की तरफ, फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद ये धारा ऐसे जाने लगेगी, फिर क्या होगा, ऐसे आएगी, फिर क्या होगा, ऐसे जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि बार बार ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जिसको हम बोल रहे थे विभक्त बले, ठीक है, ये विभक्त बले क्या कर रहा है, ये जो भुजाएं हैं ना, ठीक है, इन भुजाओं की दिशा बदलती जा रही है। ये AB भुजा कभी उधर चली जा रही है, CD वाली कभी इधर चली आ रही है, ठीक है। तो AB वाली भुजा उधर चली जा रही है, ये वाली इधर चली आ रही है। तो धारा की दिशा बदल जा रही है, कभी धारा नीचे आने लग रही है, कभी धारा कहाँ जा रही है, ऊपर जाने लग रही है। अभी इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा बना करके चित्र, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए मैं इधर बना के दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए मैं बनाता हूँ इस चीज़ को, चलिए आइए बना लेते हैं। तो मैं आपको समझा क्या रहा था, मैं आपको समझा रहा था, हाँ मैं आपको समझा रहा था बच्चों कि होता ये है कि ये AB भुजा जो है वो पलट के इधर आ जाती है। तो ये AB भुजा आपकी कुछ ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, इस साइड में AB भुजा, ये AB भुजा हो जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी, CD भुजा हो जाएगी। तो ये भुजा तो हो गई बच्चों AB, चलिए मैं लिख देता हूँ कि ये भुजा हो गई आपकी A और ये B, ठीक है, AB, और ये भुजा क्या हो जाएगी, C और ये D। अब देखिए AB भुजा की तरफ छोटा सा दिखाया गया है हाथ, ठीक है, तो हम छोटा सा दिखा देते हैं। और अब देखेंगे तो जो CD भुजा है, ठीक है, AB भुजा की तरफ छोटा है ना, तो हम क्या करते हैं, इधर AB, हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा छोटा दिखाएंगे। लेकिन CD की तरफ बड़ा हाथ है तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ा ऐसे दिखाएंगे। अब ये मैं बड़ा हाथ छोटा हाथ क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, इस फिगर में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए AB की तरफ ये छोटा सा हाथ दिखाया गया है, जबकि CD की तरफ क्या है, ये बड़ा सा हाथ यहाँ तक दिखाया गया है। तो मैंने वही बनाया कि CD की तरफ बड़ा हाथ है जबकि AB की तरफ छोटा हाथ है। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है ना कि ये AB उधर जा रहा है, तो ये छोटा हाथ किधर जाएगा बताइए, उधर चला जाएगा। और CD ऐसे आ रहा है तो ये बड़ा हाथ किधर होगा, इधर चला आएगा, आएगा ना इधर। तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर उस फिगर में दिखाया है। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, चलिए देखिए ध्यान से। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो अब कुछ इस तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, होगा ये, हमने आपको क्या समझाया था कि धारा की दिशा कैसे है बताइए, धारा की दिशा ऐसे है, ठीक है। ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ है ना, तो धारा की दिशा कुछ ऐसे होगी, इस तरीके से। किधर जा रही है धारा, आगे की तरफ जा रही है। मतलब धारा क्या होगी, अब इस तरीके से कुछ जाने लगेगी, इस तरीके से। देखिए धारा इधर से जाने लगेगी, फिर इधर से जाने लगेगी, फिर ऐसे नीचे की तरफ आने लगेगी। अब इस धारा की और इसमें जो धारा भरी, इसकी तुलना कीजिए, तब आपको क्या नज़र आएगा, ध्यान से देखिए। तब इसमें आपको नज़र क्या आएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें नज़र ये आ रहा है बच्चों ना, इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है कि धारा की दिशा बदल गई। धारा की दिशा क्या हो गई, बदल गई। मतलब क्या है कि कभी ये धारा ऊपर जा रही है, ठीक है, कभी ये ऊपर जा रही है और कभी क्या आ रही है बताइए, नीचे आ रही है। मैंने क्या समझाया, फिर से समझिए। मैंने समझाया आपको ये है कि ये AB वाला जो भुजा है आयताकार कुंडली का, तो इसमें धारा किधर जा रही है,
ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ये जब वही ऊपर जाता है ना तो ये धारा ऊपर की तरफ नहीं जा रही होती बल्कि किधर आने लगती है बताइए, नीचे की तरफ आने लगती है। तो एक बार ऊपर जा रही है, एक बार क्या हो रही है बताइए, नीचे की तरफ आने लग रही है। तो ये क्या है, धारा की दिशा बदल रही है ना, लगातार ऊपर थोड़ी जा रही है, नीचे की तरफ भी आ रही है। तो यही मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि जो जनित्र होता है, विद्युत जनित्र होता है, उसमें धारा की दिशा समान समय अंतराल में बदलने लगती है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, समान समय अंतराल में धारा की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, बदल रही है। अब देखिए इस चीज़ को आप देखिए, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, ये ए बी की तरफ है। ठीक है ना, चलिए मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्या बता रहा है, ठीक है, देखिए ये बता रहा है कि धारा कहाँ जा रही है, ऊपर। और यह है किधर बताइए, ए बी भुजा की तरफ, ए बी भुजा की तरफ है। ठीक है, ए बी भुजा की तरफ है। और ये बता ये रहा है कि धारा जा रही है ऊपर की तरफ, धारा को दिखा रहा है कि धारा जा रही है ऊपर की तरफ, और है किधर, ए बी भुजा की तरफ। लेकिन यही ए बी भुजा जब उधर चली गई तो अब हुआ क्या, देखिए यही ए बी भुजा उधर चली गई तो हुआ ये कि धारा देखिए नीचे आ रही है। चलिए स्लाइड बदलता हूँ तब समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये स्लाइड देखिए, फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये धारा किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। ये देखिए ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है किधर, ए बी भुजा की तरफ। लेकिन यही ए बी भुजा उधर चली गई तब, तो अब यही ए बी भुजा बच्चों अगर उधर चली गई तो इसमें देखिए इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं कि यही भुजा जब ए बी उधर चली गई तो धारा किधर आ रही है बताइए, नीचे की तरफ आ रही है। तो बताइए धारा की दिशा बदल गई ना। जब ए बी में उधर थी तो उधर क्या हो रहा है, ए बी ऐसे बना हुआ था, देखिए यहाँ पर ए है, देखिए ध्यान से चित्र को देखिएगा, ए बी है। तो ए बी में क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन यही ए बी जब इस साइड में आ गया, इस साइड में, तो कहाँ धारा आ रही है बताइए, देखिए नीचे की तरफ आ रही है। तो धारा की दिशा बदल गई ना। तो मैं वही तो समझा रहा था कि एसी जनित्र ऐसा जनित्र होता है जिसमें समान समय अंतराल में धारा की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो देखिए इसमें धारा की दिशा बदल रही है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों क्या करता है, जनित्र काम करता है। अब कुछ चीज़ों को और समझा देता हूँ। देखिए अब जनित्र ने क्या किया, विद्युत धारा निकालना तो शुरू कर दिया। तो विद्युत धारा बाहर निकलना चाहिए ना। तो विद्युत धारा बाहर कैसे निकलेगी, इसी विभक्त वलय में क्या लगे हुए हैं बताइए, ब्रूस लगे हुए हैं। और विभक्त वलयों का क्या नाम है, पहले विभक्त वलय का नाम है R1 और दूसरे विभक्त वलय का नाम क्या बताइए, R2। तो इसी में ब्रूस लगे हुए हैं, एक ब्रूस लगा हुआ है B1 और एक ब्रूस क्या लगा हुआ है B2। तो इसी B1 ब्रूस से होकर के और B2 ब्रश से होकर के जो विद्युत धारा है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, AC करंट बाहर निकलेगा और उस AC करंट से हम क्या करेंगे, अपना काम लेंगे जो हमको काम करना होगा। ठीक है, और बहुत बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए दिक् परिवर्तक कौन होता है इसमें। आपको याद रखना है बच्चों कि जो दिक् परिवर्तक होता है वो क्या होता है, वो दिक् परिवर्तक जो होता है वो क्या होता है, विभक्त वलय होता है। क्या होता है बताइए, विभक्त वलय, यानी जनित्र के अंदर जो विभक्त वलय होता है वही क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जनित्र के अंदर एक मीटर लगा होता है जिसको हमको क्या बोलते हैं बताइए, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, या गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अब ये इससे होता क्या है, इससे हम धारा की दिशा को बताते हैं या धारा की दिशा को पता कर सकते हैं कि धारा किधर से किधर बह रही है, या धारा के मान को भी बता सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जनित्र काम करता है। अब मैं संक्षेप में 2 मिनट के अंदर सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। मैंने शुरू में आपको क्या समझाया, शुरू में मैंने आपको समझाया बच्चों कि 2 शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं, दोनों विपरीत ध्रुव वाले होते हैं। इनके बीच में एक आयताकार कुंडली होती है, उसको यांत्रिक रूप से घुमाते हैं। और घुमाने से क्या होता है, घुमाने से होता ये है कि गति जब ऊपर की तरफ होती है तो ये इस साइड में आता है, फिर ये इधर आता है। तो ऐसे ऐसे घूमने से यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और विद्युत धारा जब उत्पन्न हो जाती है तो विद्युत धारा की दिशा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि जो अंगूठा है, ठीक है, जो अंगूठा है वो किसको बताएगा बताइए, गति को बताएगा। जबकि जो उंगली कौन है, तर्जनी है, वो तर्जनी उंगली बताएगी किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जबकि जो मध्यमा है वो मध्यमा किसको बताती है, विद्युत धारा की दिशा को बताती है। तो ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम देखेंगे तो गति की जो दिशा है वो गति की दिशा है ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस तरफ, और धारा की दिशा किधर है बताइए, धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा है कुछ इस तरफ, है ना। तो इस तरीके से मैंने समझाया कि धारा यहाँ पर उत्पन्न हो गई। अब धारा को बाहर निकाल के हम काम ले लेंगे। फिर मैंने बताया कि धारा को बाहर निकलने के लिए लगे होते हैं ब्रूस B1 और B2, इसी से धारा बाहर निकलती है। और धारा की दिशा क्या है, ठीक है, यह धारा का मान क्या है उसको ज्ञात करने के लिए इसमें क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो ये चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया कि विद्युत जनित्र क्या होता है। अब उम्मीद है कि आप पेपर में लिख लेंगे, जब पूछा जाएगा तो जो जो वो पूछेगा वो आप लिख पाएंगे। और कैसे लिखेंगे, चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए मैंने जो आवश्यक पार्ट बताए थे उन आवश्यक पार्ट का हेडिंग डाल के आपको लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर
आवश्यक अंग मैंने बताया था क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला था बच्चों आप लोगों से कि चुंबक होना चाहिए, है ना, उसके विपरीत ध्रुव होने चाहिए। तो ये आप बताएंगे कि चुंबक होना चाहिए, विपरीत ध्रुव होना चाहिए। फिर आप बताएंगे कि आयताकार कुंडली होनी चाहिए, विभक्त वलय होना चाहिए, ब्रूस होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। तो यही सब हेडिंग डाल के आप क्या करेंगे कि इनके बारे में लिख देंगे, ठीक है। तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये आपको चित्र बनाना आना चाहिए, चित्र बनाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।